नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे का जो आपका सेशन होता है टीजीटी पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें मैं नियमित रूप से आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को लेके 9 से 9:15 बजे के बीच में उपस्थित हो जाता हूँ। तो यदि आप टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका विषय पॉलिटिकल साइंस है, तो आप नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ के जो है दोस्तों अभ्यास कर सकते हैं। ये आपको क्लास जो है वो आपकी परीक्षा तक नियमित रूप से मिलेगी दोस्तों, 7 दिन मिलेगी। कहीं कोई आपको जो है प्रैक्टिस के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए और प्रैक्टिस के लिए आप जो है दोस्तों एकदम निश्चिंत हो सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। साथ ही यदि आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं इस प्रैक्टिस सेशन का, तो आप लोग 250 रुपए का पेमेंट करके आप लोग प्रैक्टिस सेशन का मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे, फोन पे या भीम के माध्यम से 250 रुपए का पेमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा। 7007701847 ये नंबर है। इसी नंबर पे आपको जो है दोस्तों पेमेंट करना है और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आपको भेज देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप लोगों को जो है दोस्तों ऐड कर दिया जाएगा। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग तेजी से जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर में आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी ना करें किसी तरह की। राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीतिक विचारक की क्लास जो है टीजीटी के लिए आपके लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर नियमित रूप से संचालित हो रहा है दोस्तों। तो यदि आप टीजीटी और पीजीटी के लिए माफ करेंगे, सिर्फ टीजीटी के लिए यदि आप राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस गारंटी के साथ मैं पूरा करवाऊंगा, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो आप लोग यदि जुड़ना चाहें तो आप लोग नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलें, लाल बहादुर जी पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट कितना दिन तक मिलेगा। आप लोगों को प्रैक्टिस आपके एग्जाम तक मिलेगी। एग्जाम से जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक नियमित रूप से आपका प्रैक्टिस आप लोगों को मिलेगा। कहीं कोई आप लोगों को समस्या नहीं आने वाली है उसमें। चलें, तो सीधे आते हैं सेशन पे और सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। आप लोगों से उम्मीद बस इतनी है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आप चाहें तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मेरे बार बार कहने के बाद भी आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो अब आप अपने इच्छा के अनुरूप ही कार्य करें। आपकी इच्छा जैसा आपको आपका कॉन्शियस अलाउ करता है उसके अनुसार आप लोग कार्य करें। चलिए, प्रश्न का उत्तर देना आप लोग शुरू करिए दोस्तों तेजी से। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा एक मार्क्सवादी समाजवादी सिद्धांत का आधार है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए आ रहा है। आप सभी लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, यदि आप कार्ल मार्क्स की बात करेंगे दोस्तों, तो मनुष्य को गतिविधि को जो है उत्पादन से जोड़ के देखते थे। मनुष्य की सबसे आवश्यक गतिविधि क्या थी? उत्पादन थी। और वो उत्पादन क्यों थी? क्योंकि अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता था। और भौतिक आवश्यकताओं की जब बात की जाएगी दोस्तों, तो परिवर्तन जो होगी वो पदार्थ के रूप में होगी। तो आप लोग इस प्रश्न में यदि सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद की विशेषता है। आप लोगों को समाजवाद की विशेषता को इसमें से पहचानना है और अपना उत्तर करना है। 30 सेकंड का समय लीजिए और उत्तर करने का प्रयास करिए। वर्ग चरित्र, खुले बाजार की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व, दास प्रथा एवं समाज। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। सर, चलें, तो आपका समय यहाँ पे समाप्त हो चुका है। जो लोग सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। समाजवादी व्यवस्था की यदि आप बात करेंगे तो समाजवादी जो है वो समाज में आर्थिक समानता ले आना चाहते हैं। और आर्थिक समानता जो है दोस्तों, जब सार्वजनिक नियंत्रण वस्तुओं पे अर्थात सरकार का नियंत्रण जब वस्तुओं पे रहेगा
तभी जो है वो आपकी आर्थिक समानता आ सकती है। व्यक्तिगत नियंत्रण का ये लोग विरोध करते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प पे जाएंगे। सी विकल्प के लिए आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता है। उदारवाद की मूल मान्यता के आधार पर आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करिए। अधिकार की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। आप लोग चारों में से किसी एक विकल्प को चुनिए और फिर से तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलो, उदारवाद की मूल मान्यता क्या नहीं है आपसे पूछा गया है दोस्तों। इसमें से नहीं के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस प्रश्न में भी आप लोग जो है वो सी विकल्प की ही बात कर रहे हैं। चलें, उदारवाद क्या है दोस्तों। अभी इतने बेसिक प्रश्नों को यदि आप लोग गलत करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। आप सभी को पता है उदारवाद जो है वो सामंतवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप आया था दोस्तों। और इसमें इसको जो है वो उदारवाद में राज्य को मानव निर्मित संस्था माना जाता था। व्यक्ति को साधन और राज्य को जो है वो व्यक्ति को साध्य और राज्य को जो है वो साधन स्वीकार किया गया था। राज्य की सत्ता का आधार जो है वो व्यक्ति की सहमति है। सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई थी। आप सभी को पता है अधिकार जो है वो राज्य की अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। ऐसा कहीं भी उदारवाद में नहीं कहा गया है कि अधिकार राज्य में ही संभव है। अधिकार जो है प्राकृतिक अवस्था में भी संभव हो सकता है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे दोस्तों। बाकी आपके सारे विकल्प जो हैं वो सही दिए हुए हैं, उदारवाद के अनुरूप दिए हुए हैं। आपका अधिकारों की प्राप्ति जो है वो राज्य में ही संभव है, उदारवाद कहीं पे भी कहता नहीं है। चलें, तो व्यक्ति को साधक ही तो बताया गया है। इसमें तीन विकल्प जो आपके हैं ये उदारवाद से मेल खाते हैं। लेकिन पहला विकल्प अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, ये उदारवाद का सिद्धांत नहीं है। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प का चुनाव करेंगे। आपका ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। निशा यादव जी, आवाज नहीं आ रही है आपको। बाकी लोगों को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है, एक बार कमेंट करके आप लोग बता दें। आवाज तो आप सभी लोगों को मिलनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर मिलनी चाहिए। निशा जी, एक बार अपने YouTube को आप रीस्टार्ट करिए। एक बार आप जो है वो रीस्टार्ट कर लीजिए, आपको आवाज मिलने लगेगी। चलें, किसके संसर्ग ने एमएन राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया। आप लोग उत्तर करेंगे किसने जो है वो मैक्सिको में एमएन राय को मार्क्सवाद को अपनाने के लिए प्रेरित किया था दोस्तों। आप सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलो, चलो, बहुत ही बढ़िया। मैक्सिको में दोस्तों आपके एमएन राय की मुलाकात जो हुई थी वो माइकल बोरोडीन से हुई थी और माइकल बोरोडीन ने जो है इनको मार्क्सवाद को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। और आप सभी को पता होना चाहिए कि एमएन राय को भारत में मार्क्सवाद को लाने का जो है वो श्रेय दिया जाता है कि भारत में मार्क्सवाद को जो है वो एमएन राय लेके आए थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एमएन राय जो है वो माइकल बोरोडीन से मार्क्सवाद को इन्होंने एक्सेप्ट किया या माइकल बोरोडीन ने इनको जो है वो प्रेरित किया मार्क्सवाद को अपनाने के लिए और ये मार्क्सवाद को भारत में लेके आ गए थे। इसलिए इनको जो है वो भारत में मार्क्सवाद को ले आने का श्रेय आपके एमएन राय को दिया जाता है। तो आपका उत्तर जो होगा वो ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलें, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है। उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए आप लोग। विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है, इसका स्टेटमेंट है। आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। चारों विकल्प को पढ़ लीजिए और तेजी से उत्तर करिए। चलें, तो सभी लोगों का उत्तर इसमें डेविड मैकलेनन के लिए आ रहा है। तो जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल थॉट जो इनकी पुस्तक है दोस्तों, उसमें इन्होंने
स्पष्ट रूप से लिखा है कि विचारधारा जो है वो संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है। इसका कारण ये था कि अलग अलग काल में अलग अलग व्यक्तियों ने जो है दोस्तों विचारधारा के साथ अपने स्तर से जो है इन लोगों ने विचार दिया था। और जब आप विभिन्न विचारधाराओं को पढ़ते हैं, जैसे आप उदारवाद को पढ़ लीजिए, व्यक्तिवाद को, समाजवाद को पढ़ेंगे, तो आप जो है वो स्पष्ट रूप से निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे कि राज्य की कौन सी अवधारणा या राज्य का कौन सा विचार जो है वो सबसे अच्छा है। इसलिए इन्होंने कहा था दोस्तों कि जो अवधारणाएं हैं या जो विचार हैं ये सबसे ज्यादा भ्रामक है सामाजिक विज्ञान में। तो आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाएंगे और इनका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है। आपको बताना है किसका संबंध यथार्थवादी विचारधारा से नहीं है। अल्फ्रेड जिमर्न का, केनेथ ब्लाज, हेनरी किसिंजर और हांस मार्गेनथाउ। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। चलें। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न में भी आप लोगों का उत्तर आ रहा है ए विकल्प के लिए, कुछ एक दोस्तों का बी विकल्प के लिए भी उत्तर आ रहा है। तो जो लोग अल्फ्रेड जिमर्न की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा से जो है इनका संबंध नहीं है। संबंध जो किसका है वो आपके वाल्ज का है, किसिंजर का है और मार्गेनथाउ का है। इन तीनों लोगों का संबंध है, लेकिन आपके जिमर्न को जो है दोस्तों वो यथार्थवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। आप लोग इसमें माफ करेंगे, इनको आदर्शवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। बाकी तीनों लोगों को यथार्थवादी विचारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन आपके अल्फ्रेड जिमर्न जो है वो आपके आदर्शवादी विचारक हैं। तो आदर्शवाद से इनका संबंध है, तो आपके यथार्थवाद से संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के से जो है वो अलग विचारधारा है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ जाएं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है दोस्तों लेखक और पुस्तक। आपको सुमेलित करना है कौन सी पुस्तक जो है वो, अच्छा कौन सी सुमेलित नहीं है इसमें से, कि आपको पहचानना है दोस्तों कौन सी एक पुस्तक जो है इसमें से सुमेलित नहीं है। आप सभी लोग अपना उत्तर करने का प्रयास करेंगे और तेजी से करेंगे। चलें, आपको पाल आर ब्रास दिया हुआ है, स्टेलिंग हैरिसन दिया है, अतुल कोहली, रोनाल्ड डोवोरकिन दिया हुआ है। पुस्तक आपको जो दी हुई है वो आपको फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट दिया हुआ है, इंडिया दी मोस्ट डेंजरस डिकेड दिया है, द आइडिया ऑफ इंडिया दिया हुआ है और टेकिंग राइट सीरियसली दिया है। तो आप इसमें से बता दीजिए कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलो, चलिए, तो इसमें जो है दोस्तों आपका सारी पुस्तकें जो हैं वो सुमेलित दी हुई हैं, सी विकल्प को छोड़ के। आपका जो द आइडिया ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये आपके सुनील खेलानी की पुस्तक है। सुनील खेलानी, ये आपके अतुल कोहली की पुस्तक नहीं है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका सी विकल्प जो होगा इस प्रश्न में बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनील खेलानी की पुस्तक है, आप लोग इसमें सुनील खेलानी के साथ ही जाएंगे, तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही होगा सी विकल्प के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। कथन किसका है? उत्तर करेंगे। राइस का है, लास्की का है, गिलक्राइस्ट का है और लिकाक। चार विकल्प आपके पास हैं, चारों में से किसी एक को चुन लीजिए और उत्तर करिए। तेजी से उत्तर करें। चलें, तो इसमें जो है यदि आप लोग बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं हेराल्ड लास्की का, तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हेराल्ड लास्की महोदय के ने कहा था कि राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है।
आप लोग लास्की के साथ जाएंगे, उत्तर आप लोगों का जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलें, अगला प्रश्न आपको दिया है, किसने कहा है राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, किसने बात की है आधिकारिक आवंटन की? आप लोग उत्तर करेंगे। आपको स्टीफन एल बाल्बी दिया हुआ है, जॉन मेज दिया हुआ है, डेविड स्टर्न और ऑलमंड। तेजी से आप लोग उत्तर करिएगा, समय आपका शुरू हो गया। चलें, चलें, तो जो लोग इसमें डेविड स्टर्न की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। द पॉलिटिकल सिस्टम जो इनकी पुस्तक थी, जो उसमें जो है इन्होंने कहा था कि राजनीति जो है वो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। आधिकारिक आवंटन यदि आप बस एक शब्द याद कर लेते हैं तो आपको जो है वो हमेशा ध्यान रहेगा कि आधिकारिक आवंटन की बात जो है वो डेविड स्टर्न महोदय ने की है। तो आप स्टेटमेंट में सिर्फ जो है वो कीवर्ड्स को याद करने का प्रयास करिए, स्टेटमेंट आप अधिक से अधिक याद कर सकते हैं। इस तरीके से आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है त्रुटि युक्त युग्म का पता लगाइए। इसमें से आप लोग पता लगाएं कि कौन सा जो है वो त्रुटि युग्म है, त्रुटिपूर्ण युग्म है। आपको जीन ब्लॉन्डेल दिया हुआ है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, डेविड एप्टर, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और डब्ल्यू रिगस दिया हुआ है, एस डब्ल्यू रिगस। आपको द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट और एलन आर बाल दिया हुआ है, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। तो इसमें से कौन सी पुस्तक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, उसके आधार पे आप लोग उत्तर करिए तेजी से। और आपकी यदि इच्छा हो रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जो दोस्त जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। चलें, त्रुटिपूर्ण युग्म का आप लोगों को पता लगाना है, तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए। चलें, तो आपका समय यहाँ पे समाप्त हो चुका है दोस्तों। जो लोग जीन ब्लॉन्डेल को ए विकल्प का जो लोग बात कर रहे होंगे यानी मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, तो ये आपके जो है दोस्तों मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस जो है वो आपके रॉबर्ट डेहल की पुस्तक है, न कि आपके जीन ब्लॉन्डेल की। तो आपका उत्तर जो होगा वो ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। और बाकी सारी पुस्तकें जो है वो आपको सही सुमेलित दी हुई हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं है, ए विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जा सकता है? आप लोग उत्तर करेंगे। किस एक विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जा सकता है? वुडरो विल्सन, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। चारों में से एक को चुनिए। चलें, 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 तो जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे होंगे मॉन्टेस्क्यू, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक है दोस्तों मॉन्टेस्क्यू की। द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको आप लोग नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। और अमेरिकी संविधान में जो नियंत्रण व संतुलन का जो सिद्धांत अपनाया गया वो आपके मॉन्टेस्क्यू के द स्पिरिट से ही दोस्तों उठाया गया था। इसलिए इनको जो है अमेरिकी संविधान निर्माताओं के बौद्धिक जनक के रूप में जाना जाता है। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प की बात करेंगे तो उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जी बिल्कुल, द स्पिरिट ऑफ लॉज में ही इन्होंने नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत दिया था और वहीं से नियंत्रण एवं संतुलन की प्रेरणा जो है वो अमेरिकी संविधान निर्माताओं को मिली थी, इसलिए इनको बौद्धिक जनक के रूप में इन लोगों ने स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? आप लोगों को बताना है लौकिक संप्रभुता का समर्थन इसमें से किसने नहीं किया है। जी आपको जॉन ऑस्टिन, रूसो, लॉर्ड ब्राइस और गिलक्राइस्ट, चारों में से एक को चुनना है। तेजी से चुनिए और उत्तर करिए। चलें,
लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है, इसमें से कौन है? चलें, चलें, बहुत ही बढ़िया। जो लोग दोस्तों इसमें जॉन ऑस्टिन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि जॉन ऑस्टिन महोदय को जो है वो एकल संप्रभुतावादी के रूप में जाना जाता है। बाकी लौकिक संप्रभुता की बात जो है रूसो, ब्राइस और गिलक्राइस्ट, ये तीनों लोग जो है दोस्तों लौकिक संप्रभुता से संबंधित हैं, लेकिन आपके जॉन ऑस्टिन महोदय को जो है वो एकल संप्रभुता के लिए जाना जाता है। तो आपका ए विकल्प के लिए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग ए विकल्प की बात करेंगे। आप लोग सी विकल्प का चुनाव न करें। ब्राइस जो है वो लौकिक संप्रभुता के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जॉन ऑस्टिन को जो है एकल संप्रभुता के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है राजनीतिक हास की अवधारणा इस नाम के साथ संबद्ध है। किसके साथ जो है जुड़ी है राजनीतिक हास की अवधारणा? किसने राजनीतिक हास की अवधारणा जो है वो दी है? डेविड स्टर्न ने, डेविड एप्टर ने, सैमुअल पी हंटिंगटन ने, जी ऑलमंड ने। आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे इसमें से। चलें, सभी लोग उत्तर करें तेजी से राजनीतिक हरास के लिए। चलें, तो दोस्तों आपका समय जो है यहाँ पे समाप्त हो चुका है। जो लोग इसमें सैमुअल पी हंटिंगटन की बात कर रहे होंगे उन सभी का जो होगा वो उत्तर सही हो जाएगा। राजनीतिक पतन, राजनीतिक हरास की बात जो है वो आपके हंटिंगटन के द्वारा ही किया गया था। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प का चुनाव करेंगे। आप सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में कौन सी एक बाधा है? स्वतंत्र मीडिया, लोकतांत्रिक समाचार, लोकतांत्रिक सरकार, नागरिक उदासीनता और राजनीतिक दल। तेजी से आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करें, किसी एक विकल्प का चुनाव करें इसमें से। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में कौन सी एक बाधा है आप लोगों को बताना है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं तेजी से आप लोगों का उत्तर नागरिक उदासीनता के लिए आ रहा है, तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनीति जो है दोस्तों या राज्य की गतिविधियों में यदि आप आवश्यक रूप से भाग नहीं ले रहे हैं तो राज्य का उद्देश्य जो होगा वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए नागरिक को उदासीन नहीं होना चाहिए। राज्य को व्यक्ति को जो है वो राज्य में सक्रिय रूप से राज्य की गतिविधियों में आवश्यक रूप से भाग लेना चाहिए। आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो आपको दिया है दोस्तों यहाँ पे पुस्तकें दी हुई हैं और उससे संबंधित लेखक आपको दिए हुए हैं। आपको इसमें जो पुस्तकें दी हैं वो दी है दी होमिने, इमाइल, द आर्ट ऑफ वार और सेम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन। सम नहीं है, ये सेम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन है। आप लोग तेजी से इसके लिए उत्तर करने का प्रयास करिए। चलिए, सम्मिलित करिए इस प्रश्न को। चलो, चलें, तो ए विकल्प के लिए, डी विकल्प के लिए कई सारे उत्तर आप लोगों के इस प्रश्न में आ रहे हैं। तो यदि हम दी होमिने की बात करते हैं दोस्तों, तो दी होमिने पुस्तक जो है ये हॉब्स के द्वारा लिखी गई है। चलें, इमाइल की यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो लॉक के द्वारा लिखी गई है। द आर्ट ऑफ वार की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये आपके द आर्ट ऑफ वार जो है दोस्तों पुस्तक आपके रूसो के द्वारा लिखी गई है। और सेम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन जो है ये आपके मैकियावेली के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आप लोग इस प्रश्न में जो होगा अपना उत्तर देख लेंगे। आपका ए का 2, बी का 3, ए का 2 और बी का 3 जो है आपको सिर्फ एक विकल्प में दिया हुआ है और वो आपका ए विकल्प है। तो ए विकल्प के साथ जा रहे हैं, तो आपका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है डेविड स्टर्न के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या है? आप लोगों को डेविड स्टर्न ने आगत निर्गत या इनपुट आउटपुट जो
मेथड दिया था उसमें किन किन कंपोनेंट का या किन किन चरों का प्रयोग किया है इन्होंने, आप लोग बताएंगे। मांग, समर्थन, पुनः निवेश या उपरोक्त सभी। आप लोग तेजी से इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलो चलें। कुछ गलत सम्मिलित हो गया है क्या उसमें? अभी चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। आप लोग जो है वो निश्चिंत रहिए उसके लिए। चलें, तो इस प्रश्न में आपका डी विकल्प जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी के लिए आप लोग उत्तर चुनिएगा। देख लेते हैं क्या है, क्या गलती हुई है। अच्छा जी, तो दी होमिने मैंने आपको बताया है कि हॉब्स की पुस्तक है। अच्छा, इमाइल के लिए आप लोग कर रहे हैं जी, बिल्कुल इमाइल जो है आपके रूसो की पुस्तक है, और दी आर्ट ऑफ वॉर जो है ये मैकियावेली की पुस्तक है। बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। तो और उसके बाद से यदि हम द कंसर्निंग एजुकेशन की बात करेंगे तो आपको एक विकल्प बचा है लाभ के साथ। चलें, तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो ए का 2 हो जाएगा और बी का 4। ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4। चलें, सी का 1। आपका डी विकल्प इस प्रश्न में सही होगा दोस्तों, माफी चाहता हूं। चलें, डी विकल्प इस प्रश्न में आप लोगों का सही हो जाएगा। आप लोग डी विकल्प के साथ जाइएगा। अब इमाइल आपकी बेसिक पुस्तक है, आप सभी को पता है, रूसो का है, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और द आर्ट ऑफ वॉर जो है मैकियावेली की पुस्तक है। चलें, तो इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ ही जाना था आप लोगों को। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। कभी कभार यदि छोटी मोटी कोई गलती हो जाए तो आप लोग उसको जरूर, मेरा ध्यान उसके तरफ आप लोग दे दिया करें। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? किस स्कूल के द्वारा जो है आपके व्यवहारवाद की जो है आधारशिला रखी गई है? वेल्स स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल, शिकागो स्कूल, हार्वर्ड स्कूल। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, फादर ऑफ व्यवहारवाद यानी व्यवहारवाद के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तेजी से आप लोग कमेंट करिएगा। व्यवहारवाद के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो जो लोग इसमें शिकागो स्कूल की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल, शिकागो स्कूल के लिए आपको जो है दोस्तों उत्तर, आप सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। आप लोग उत्तर करिए जी। बिल्कुल, तो जो लोग इसमें चार्ल्स मेरियम की बात कर रहे होंगे, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जो है दोस्तों, वो आपके चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है। और इसमें जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया था दोस्तों, सैद्धांतिक रूप, इसको व्यवहारवाद को सैद्धांतिक रूप देने का श्रेय, जब आपसे पूछा जाए सैद्धांतिक रूप किसने दिया, तब आप डेविड स्टर्न का चुनाव करिएगा। लेकिन यदि आपसे व्यवहारवाद का पिता पूछा जाए तो आप जो है मेरियम का चुनाव करिएगा। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 1920-30 में जो है दोस्तों, 1920 से 30 के बीच में आपके जो है वो चार्ल्स सी मेरियम के द्वारा जो है दोस्तों इस व्यवहारवाद की जो है वो नींव रखी गई। इसमें इसको जो है वो सिद्धांत बनाया था आपके, जी बिल्कुल, सिद्धांत इसको बनाने का जो कार्य किया था वो डेविड स्टर्न ने किया था। तो दोनों का कार्य अलग अलग है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपको शिकागो स्कूल के साथ जाना है। उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लुसियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? आप लोग उत्तर करेंगे। राजनीतिक विकास की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? समानता, क्षमता, न्याय और विभेदीकरण।
चलें, तो इस प्रश्न में आप लोग जो है वो सी विकल्प का चुनाव करिएगा। आपके लुसियन पाई महोदय के द्वारा जो है वो राजनीतिक विकास में जो है वो न्याय को स्थान नहीं दिया गया, समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ये आपके राजनीतिक विकास की विशेषता इन्होंने स्वीकार की थी। लेकिन न्याय राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है, न्याय एक अलग व्यवस्था है दोस्तों, और उसके लिए आप लोग सी विकल्प के साथ आप लोगों को जाना पड़ेगा। लुसियन पाई महोदय ने कहा था कि समानता, क्षमता और विभेदीकरण जो है ये राजनीतिक विकास है, लेकिन न्याय इससे अलग है। न्याय को आप लोग जो है अलग रखिएगा। न्याय करना जो है वो न्यायपालिका का कार्य है और ये राजनीतिक गतिविधियों से स्वतंत्र होती है। चलें, आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा, न्याय के लिए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आपको पुस्तकें दी हुई हैं और फिर से आपको उससे संबंधित लेखक दिए हैं, तो आप लोग इसको भी सम्मिलित करिए। लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस और ऑब्स्टर वर्च्यू। आप लोग इस पुस्तक को टेलर से, वाल्जर और मैकेंटायर और सैंडल से आप सम्मिलित कर लीजिए, जो आपको सबसे उपयुक्त लगता हो। चलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूं। चलिए, अब आपको विकल्प दिख रहा होगा सारा, तो आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करिए, इसमें से कौन सा आपका जो होगा वो सही होगा। चले, प्रतिभा जी, क्लास नियमित रूप से आप लोगों की 9:15 बजे से होती है। 9 से 9:15 के बीच में आपकी क्लास शुरू हो जाती है। चले दोस्तों, तो इस प्रश्न में आप लोगों का मैक्सिमम लोगों को देख रहा हूं बी या सी विकल्प का आप लोग चुनाव कर रहे हैं। कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपके माइकल सैंडल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। माइकल सैंडल ने जो है ये पुस्तक लिखी थी। आपको सोर्सेज ऑफ द सेल्फ के लिए जो है दोस्तों, आप लोग सोर्सेज ऑफ द सेल्फ के लिए आप लोगों को चार्ल्स टेलर के लिए आपको जो है इसको सम्मिलित करना पड़ेगा। स्फीयर्स ऑफ जस्टिस के लिए आप लोगों को जो है दोस्तों माइकल वाल्जर के साथ जाना पड़ेगा, और एक आपको आफ्टर वर्च्यू दिया हुआ है, वो आपको मैकेंटायर के साथ जाना पड़ेगा। तो आप लोगों का उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो बी विकल्प के लिए सही होगा। आप लोग बी विकल्प से सम्मिलित कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, यदि कुछ गलत मैंने मिला दिया हो तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। बी विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? किसी एक को आपको पहचानना है जो इसमें सही सम्मिलित नहीं दिया है। प्रशासनिक विधि फ्रांस दिया है, न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड, सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका में बताया गया है, और विधि का शासन इंग्लैंड। तो आप लोग इसमें से बताइए कौन सा जो है वो गलत सुमेलित दिया है और उसके लिए सही सुमेल क्या होगा। चलें, थोड़ी यदि आपकी इच्छा हो तो आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करिए। यदि बहुत समस्या आप लोगों को ना आ रही हो, आपके अकाउंट बैलेंस से यदि आपका अकाउंट बैलेंस कम हो रहा है, तब आप लोग कदापि ना करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपके अकाउंट बैलेंस से पैसा कटे, लेकिन यदि नहीं कट रहा है आपके अकाउंट बैलेंस से कोई पैसा, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। चलिए, न्यायाधीशों का आजीवन नियुक्ति न्यायाधीशों की जो होती है दोस्तों, वो आपके स्विट्जरलैंड में ना होके आपके यूएसए में होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बार जो न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया वो आजीवन जो होगा वो न्यायाधीश रहेगा। आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी सारी चीजें आपको प्रशासनिक विधि आपको फ्रांस में देखने को मिलेगी। सीनेट जो है वो सभा में राज्य को एक समान प्रतिनिधित्व, तो सभी को पता है अमेरिका में 50 राज्य हैं और सीनेट के सदस्यों की संख्या जो है वो 100 है। प्रत्येक राज्य से 2 व्यक्ति चुन के जाते हैं, और विधि का शासन जो है आपको इंग्लैंड में देखने को मिलता है। तो सारी चीजें आपको सही सुमेलित दी हुई हैं, लेकिन आपका न्यायाधीशों का आजीवन नियुक्ति जो है वो स्विट्जरलैंड में ना होकर यूएसए में होती है। चलें, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है?
आपको इसमें से बताना है समुदायवाद का प्रतिपादक इसमें से कौन नहीं है, या समुदायवाद से किसका संबंध नहीं है। आप लोग चारों विकल्प को पढ़िए, उत्तर तेजी से करिएगा। चलो चलें, बहुत ही बढ़िया, आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए। चलें, तो जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे होंगे दोस्तों, उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। हम लोग फ्रेडरिक हेयक को कितनी बार आप सभी लोगों को बता चुका हूं कि ये उदारवादी हैं, और जो उदारवादी है वो समुदायवादी नहीं होगा। तो आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाएंगे। फ्रेडरिक हेयक को जो है उदारवादियों के रूप में, उदारवादियों की कैटेगरी में रखा जाता है। बाकी आपके जो दिए हुए हैं मैकेंटियर, सांडेल और वाल्जर, ये सभी जो हैं आपके समुदायवादी हैं, लेकिन फ्रेडरिक हेयक जो महोदय हैं ये आपके उदारवाद से इनका संबंध है। चलें, अरे दोस्तों, जब ग्रेजुअली आप लोगों को जब टॉपिक करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, तो थोड़े बहुत कठिन प्रश्नों को भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। सिर्फ आसान प्रश्नों पे ही आप लोग रहेंगे और परीक्षा में थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर कर दिया गया तो फिर आप लोग कहेंगे कि सर आपके साथ जो है मेरा समय बर्बाद हो गया। तो आप लोग मुझे आरोप न लगा पाए, या आप लोगों को ऐसी समस्या ना हो कभी भी आप लोग कि आप एग्जाम हॉल में बैठे और कोई प्रश्न पढ़ें तो आपको लगे कि एकदम अनभिज्ञ है इस प्रश्न से। चलें, नितिन चौधरी जी आपका स्वागत है। नियमित रूप से आप हमारे साथ जुड़ें और नियमित रूप से आप लोग जो है वो जुड़ के क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस किया करिए। चलें, और आप सभी से निवेदन है जी, प्रतिभा जी। चलें, तो आप लोगों को दोस्तों इसमें से प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की है। आप लोग बताएंगे दोस्तों उपयोगितावाद की निंदा। चलें, किसने की है न्याय सिद्धांत में। चलें, तो सभी लोगों का उत्तर जो है बिल्कुल सही आ रहा है। जो लोग रॉल्स की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंथम के उपयोगितावाद को जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं बेंथम, और रॉल्स कहते हैं दोस्तों कि जो पिछड़ा और दमित व्यक्ति है उसको अधिकतम सुविधाएं देनी चाहिए। तो इसमें जो है दोस्तों आपके इसकी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के आधार पर जो है रॉल्स महोदय का कहना है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पे यदि हम जाएंगे, बेंथम के अनुसार यदि हम जाते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति के जो है अधिकारों का हनन जरूर होगा, क्योंकि सब अपने अधिकतम सुख की बात करेंगे। तो आपके क्या बात कर रहा था। चलें, तो इनका मानना यह है कि जो है दोस्तों अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख नहीं, जो पिछड़ा व्यक्ति है या जो सुविधा संपन्न नहीं है उसको अधिक से अधिक जो है वो क्या करना चाहिए, वो सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो आपका उत्तर इसमें रॉल्स के लिए सही हो जाएगा, जो लोग इसमें रॉल्स की बात कर रहे होंगे। कभी कभी चीजें थोड़ा सा मूड जो है दोस्तों कुछ कारणों से। प्रतिभा जी, मेंबरशिप के लिए आपको जो है पीडीएफ के लिए आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो आप क्लास के बाद क्लास लास्ट तक जुड़ी रहिए, आपको जानकारी दे दूंगा। अभी फिलहाल आप धैर्य रखें। अगला प्रश्न आपको दिया है, क्रांति की तुलना बुखार या ज्वर से जो है वो किसने की है। जी, तो दोस्तों आज थोड़ा सा मेरा मूड जो है वो सही नहीं है, वो आप लोगों को देख के भी लग रहा होगा जो लोग नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं जीवन में, कभी आपको कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज आपको बुरी लग जाती है। तो क्षमा चाहता हूं इसके लिए, लेकिन आप लोगों को जो है उससे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रश्न आप लोगों को पूरे इत्मीनान से कराऊंगा। चलें, आप लोग उत्तर करिए। चलिए, क्रांति की तुलना बुखार से किसने की है या ज्वर से किसने की है।
चलें, तो आप सभी लोगों का उत्तर आ गया है सी विकल्प के लिए। आप सभी लोग बात कर रहे हैं, तो जो लोग क्रैन ब्रेंटन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रांति जो है दोस्तों एक बुखार की तरह है, ये आपके क्रैन ब्रेंटन महोदय के द्वारा कहा गया है। तो आप लोग इस प्रश्न में जाएंगे अपने सी विकल्प के साथ ही, कहीं आप लोगों को जो है इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। द एटॉनमी ऑफ रिवोल्यूशन, इनकी एक पुस्तक है द एटॉनमी ऑफ रिवोल्यूशन, जिसमें इन्होंने जो है दोस्तों क्रांति की तुलना बुखार से की थी। और क्रांति की तुलना उत्सव से किसने की है? यहाँ पे आप लोग जो है बुखार की बात कर रहे हैं, क्रांति को उत्सव किसने बताया था? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला दिया है वो है कि जैव राजनीति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? जैव राजनीति की अवधारणा फुकुयामा, जेम्स बर्नहम और उपरोक्त में से कोई नहीं। चलें, सभी लोग उत्तर करें। कल ही तो कराया था आप लोगों को। कल ही आप लोगों को कराया है मैंने, क्रांति को उत्सव किसने बताया है। चलें, लेनिन के साथ आप लोग जाइए। लेनिन ने जो है वो क्रांति को उत्सव कहा था। चलिए, जैव राजनीति की अवधारणा जो है वो आपके फूको के द्वारा दी गई है। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, जैव अवधारणा क्या है? यदि आप लोगों को जैव अवधारणा समझना है तो बस इतना समझ लीजिए कि राजनीति जो है दोस्तों, फूको महोदय ने कहा था कि राजनीति वही है जिस विधि से राजा अपनी बात को मनवाने का प्रयास करता है। राजा अपनी बात को जिस तरीके से मनवाने का प्रयास कर लेता है, जो तरीका उसका सफल है, वही जो है वो राजनीति है। तो इसको जो है वो जैव राजनीति कहा गया। फूको महोदय ने जो है जैव राजनीति की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला दिया है सभ्यताओं का टकराव का विचार सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? सभ्यताओं के टकराव के विचार का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? हंटिंगटन, न्यूमैन, वालरस्टीन और उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर करिएगा। चलिए, सभी लोग उत्तर करिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलें, तो जो लोग इसमें सैमुअल हंटिंगटन की बात कर रहे होंगे दोस्तों, यदि आपने जो है वो सैमुअल हंटिंगटन को पढ़ा है और शीत युद्ध की समाप्ति को पढ़ा है, तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से सैमुअल हंटिंगटन का जो विचार है वो थोड़ा सा परिवर्तित होता है और सभ्यताओं के टकराव को जो है वो ये आधार बनाते हैं अपने चिंतन में। तो सभ्यताओं के टकराव के लिए जो है दोस्तों सबसे पहले शीत युद्ध को की समाप्ति के बाद से इन्होंने कहा था कि सभ्यताओं का टकराव आवश्यक रूप से होगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। सभ्यताओं के टकराव की अवधारणा जो है आपके सैमुअल पी हंटिंगटन ने दी है, और कब दी है? शीत युद्ध के बाद दी है। शीत युद्ध की समाप्ति के परिणाम स्वरूप इनका ये विचार आपको देखने को मिलेगा। ए विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है 1887 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? आप लोगों को बताना है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? आपको डिमॉक, विल्सन, मर्सन और जो है बियर्ड दिया हुआ है। तेजी से उत्तर करिए। चलें, चलें, तो सभी लोगों का उत्तर वुड्रो विल्सन के लिए आ रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक के रूप में जो है वुड्रो विल्सन को जाना जाता है, और द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी, और इसको राजनीति से अलग सब्जेक्ट बनाने का भी कार्य जो है वो आपके वुड्रो विल्सन के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए इनको जो है वो फादर ऑफ
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है। चलें, अगला प्रश्न दिया है कि नगर राज्य शब्दावली संबंधित है, किससे संबंधित है नगर राज्य शब्दावली? उत्तर करेंगे प्राचीन चीन से, प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से या प्राचीन भारत से। चलिए तेजी से उत्तर करिएगा इस प्रश्न के लिए। चलें, तो आप सभी लोग इसमें यूनान के लिए अपना उत्तर चुन रहे होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। दोस्तों आप सभी को एक शब्द याद होगा, पॉलिस। पॉलिस शब्द से जो है उत्पत्ति हुई है, आप सभी को पता है। नगर राज्य की अवधारणा जो है वो आपके यूनान से जुड़ी है, या शब्दावली जो है वो आपके यूनान से जुड़ी है। यूनानी नगर राज्यों से ही जो है वो आपके राजनीति की उत्पत्ति भी होती है। तो आप सभी को इसमें सी विकल्प का ही चुनाव करना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है द सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन है? आप सभी लोगों को बताना है दोस्तों, द सिटी ऑफ गॉड के लिए लेखक कौन है इसका? मार्सिलियो द पादुआ, सिसरो, सेंट ऑगस्टाइन, सेंट थॉमस एक्विनास। चलें, द सिटी ऑफ गॉड के लिए उत्तर करिए सभी लोग। बहुत ही बढ़िया। चलें, तो जो लोग इसमें सेंट थॉमस माफ करेंगे सेंट ऑगस्टाइन की जितने लोग बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। द सिटी ऑफ गॉड के लेखक जो है वो आपके सेंट ऑगस्टाइन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से द रूलिंग क्लास के लेखक हैं। रूलिंग क्लास के लिए आप लोग उत्तर करिए, इंपॉर्टेंट पुस्तक है आप सभी के लिए। विल्फ्रेडो पेरेटो, मॉस्का, मिसेल्स और सुम्पीटर। चलें, द रूलिंग क्लास के लिए उत्तर करेंगे सभी लोग। चलिए, तो जो लोग इसमें गैटानो मॉस्का की बात कर रहे होंगे या मास्का की, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। द रूलिंग क्लास जो है वो आपके गैटानो मॉस्का के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आप लोग इस प्रश्न में जाएंगे किसके साथ? बी विकल्प के साथ। बी विकल्प का चुनाव करिए, डी विकल्प का चुनाव आप लोग ना करें। मॉस्का की पुस्तक है द रूलिंग क्लास। चलें, अगला प्रश्न दिया है राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? व्यवहारवादी क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों? आपको डेविड स्टर्न दिया हुआ है, लैरी आलमंड दिया हुआ है और विल किमलिका दिया है और हेनरी किसिंजर दिया है। तेजी से उत्तर करिए। चले, बिल्कुल आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में आ रहा है दोस्तों, डेविड स्टर्न के लिए। तो व्यवहारवादी क्रांति जब जुड़ जाए तब आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब क्रांति यानी व्यवहारवाद को सिद्धांत के रूप में पूछा जाए, व्यवहारवाद को सिद्धांत के रूप में किसने विकसित किया, व्यवहारवाद के क्रांतिकारी स्वरूप को जो है किसने विकसित किया, तब आप डेविड स्टर्न के साथ जाएंगे। लेकिन सिर्फ आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद का पिता किसे माना गया है, तब चार्ल्स सी मेरियम का चुनाव करिएगा। वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न में एकमात्र गलती यही होती है कि आप जो है वो इसका मूल विचार जो व्यवहारवाद का है वो आपके मेरियम से जुड़ा है, लेकिन उसको जो है जब आगे बढ़ाया उसको जो है वो चलें, तो व्यवहारवाद को जो है वो क्रांति बनाया, व्यवहारवाद को जो है वो सिद्धांत के रूप में परिभाषित करने के लिए यदि आपसे पूछा जाए तब जनक के रूप में डेविड स्टर्न को आप चुनेंगे, और सिर्फ व्यवहारवाद का जनक पूछा जाए तब चार्ल्स मेरियम को चुनिएगा। आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा ए विकल्प के लिए सही होगा। क्लियर है अंतर सभी लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें?
अगला प्रश्न आपको दिया है, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक के लिए उत्तर करिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, आप सभी से निवेदन है। यदि हर व्यक्ति एक दो अस्थायी सदस्य को जोड़ता तो हम लोगों की संख्या दोस्तों 210 क्लास हो गई है। और आप लोग अपनी संख्या देख लीजिए, आप लोग कितना प्रयास मेरे लिए करते हैं, आपकी संख्या बता रही है, और मैं आपके लिए कितना प्रयास कर रहा हूं वो मेरे क्लास की जो है वो संख्या बता रही है। तो आप दोनों में तुलना आप लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सभी लोग। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, मूड कैसा भी हो, मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हो जाता हूं सही समय से। लेकिन आप लोग मेरे लिए क्या, आप लोगों का योगदान है, आप लोग इसके बारे में विचार करिएगा। चलिए द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक के लिए उत्तर करिए। चलें, तो जो लोग जीन ब्लॉन्डेल की बात करेंगे, कई बार करा चुका हूं, 5-7 बार मैंने ये पुस्तक कराई है आप लोगों को। तो यदि आप द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बार बार भूल जा रहे हैं तो आप भूलिए नहीं, जीन ब्लॉन्डेल की पुस्तक है प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। रट लीजिए, नोट्स बनाइए, स्टिकर बनाइए, जैसे मन करे वैसे आप करिए, लेकिन रट जाइए। कम से कम 100-150 किताबों को तो रट ही जाइए। जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें मैं आप लोगों को नियमित रूप से सेशन में कराता हूं उसको एक जगह नोट किया करिए। यदि आप लोगों को तरीका बता दूं, प्रैक्टिस सेशन करने का मतलब बस ये नहीं है कि आप बैठ के जो है वो यूट्यूब पे और आप जो है वो उत्तर दे रहे हैं, कुछ सही हुआ कुछ गलत हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको जो है वो क्या करना है, जैसे मान लीजिए पुस्तकों का है, तो आप प्रत्येक दिन के सेशन से यदि आप 5-7 प्रश्न जो आपको नहीं आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा जरूर होगा प्रत्येक व्यक्ति के साथ कि 5-7 प्रश्न होंगे, किसी दिन के सेशन में 1-2 प्रश्न होंगे, किसी दिन कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको न पता हो। लेकिन जो आपको प्रश्न मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए खास करके पुस्तकों से संबंधित प्रश्न है, अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न है, जो वन लाइनर टाइप के कम से कम प्रश्न है, वो बहुत ही डिसाइडर होते हैं आपके सिलेक्शन में, आप लोग उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो कम से कम आप जो है एक 5 से 7 पेज का A4 साइज पेपर ले लीजिए, 5-7 पेज जो है या 10 पेज एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और 2-3 पेज एक जगह स्टेपल कर लीजिए। एक पे पुस्तक लिख लीजिए और एक पे स्टेटमेंट लिख लीजिए। और जब मैं आपको क्लास करा रहा होता हूं उस समय आपको स्टेटमेंट वाला जो यदि जो प्रश्न मिल रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उस स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर जब क्लास खत्म हो जाए तो 10 मिनट लगेगा। यदि 4 स्टेटमेंट आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा है तो उसको जो है वो अपने पेज पे लिखिए, और उस 10 पेज में आप जो है कम से कम स्टेटमेंट 500 लिख सकते हैं, 300, 400, 500 जितना हो जाए आप लिखिए। ऐसे ही जो 3 पेज का एक पुस्तकों की लिस्ट बनाइए, उसको आप अलग रखिए, अपने साथ रखा करिए, और तब आप यदि करेंगे दोस्तों तो आपको इस प्रैक्टिस सेशन का लाभ मिलेगा। अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा आपके लिए। फिर वही डिसाइडर कंडीशन आएगी कि आप जो है मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी एक व्यक्ति मुझे फोन करे और कहे कि सर इस बार मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ है। ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। वो उन सभी प्रश्नों को ढूंढ के ले आता हूं जो आपके परीक्षा में आपसे मिल सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मेरे प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है। अब आप अपना प्रयास यदि नहीं करेंगे तो आप लोग उसका जो है वो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है मेरा कि ये 2 काम तो कर लीजिए। एक स्टेटमेंट के लिए 5-7 पेज का 10 पेज का एक वो A4 साइज पेपर आप इकट्ठा कर लीजिए, एक जगह स्टेपल कर लीजिए, और एक जगह पुस्तक के लिए कर लीजिए। आपको जो होगी वो सुविधा होगी। और नहीं तो यदि मेरे ऊपर यदि आप छोड़ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए आपसे पैसा लूंगा। फिर आप वही काम जो है वो पैसा देके करेंगे और मैं उसको आप लोगों को एग्जाम से पहले दूंगा। हो सकता है 1 महीना पहले दे दूं, 10 दिन पहले दे दूं, 15 दिन पहले, और उसको लेके आप फिर घूमेंगे इधर उधर। तो आप जो चाहें, आप स्वतंत्र हैं, मैं आपको पहले विकल्प दे रहा हूं। चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरी शुभकामना है आपके लिए एक सीट आपका सुनिश्चित हो। यदि मेरे हाथ में होता तो मैं आप सभी लोगों की सीट सुनिश्चित कर देता। चलिए, निम्नलिखित में से किसने द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा है दोस्तों? आप लोग उत्तर करेंगे इसके लिए। रॉल्स, आइक, नॉजिक,
हैबरमास। चलो रविंद्र जी, आपका स्वागत है क्लास में। नियमित रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहें और थोड़ा सा आप लोग शेयर भी करिए। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, पुराने लोगों को जो है, यदि मैं अपने जो है वो क्षेत्रीय भाषा में कहूँ तो आप लोग अब घाक हो गए हैं। मेरे कहने का आप लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए। चलिए, नियमित रूप से 9 सवा 9 बजे आपकी क्लास शुरू होती है, 10:30 पौने 11 बजे तक चलती है। चले, अगला प्रश्न आपको दिख जाएगा। आप पॉलिटिक्स के लिए उत्तर करिए आप सभी लोग। चले, चलें, कोई बात नहीं है। आप लोग इस प्रश्न में दोस्तों सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आपके नॉजिक की पुस्तक है द जिग जाएगा पॉलिटिक्स, रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रॉबर्ट नॉजिक ने लिखा था दोस्तों द जिग जाएगा पॉलिटिक्स। आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है। बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है, नहीं के लिए उत्तर करना है आप सभी लोगों को। उत्तर करेंगे वेब, लिंडसे, क्रैबे और हेगेल। चलें, हेगेल को किस रूप में जाना जाता है? चलें, जो लोग हेगेल के लिए उत्तर कर रहे हैं, आप लोग बताइए हेगेल को किस रूप में जाना जाता है? चलें, तो जो लोग इसमें वेब, क्रैब और लिंडसे को जो है दोस्तों बहुलवादी मान रहे हैं, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हेगेल के लिए आप लोग जो है हेगेल को क्या मानते हैं? चलिए, आदर्शवादी मानते। लेकिन इस प्रश्न का जो संबंध है दोस्तों, वो आपके बहुलवाद से है। और बहुलवाद का मतलब हो गया संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन आपके वेब ने भी किया था, लिंडसे ने भी किया था, क्रैब ने भी किया था। हेगेल महोदय को आदर्शवादी के रूप में जो है बिल्कुल आप लोगों का उत्तर सही आ रहा है। और साथ में ये एकल संप्रभुता की बात करते हैं। जब बहुलवाद से प्रश्न आएगा तो आपको जो है आपको हेगेल को एकलवाद में रखना पड़ेगा। तो आपका लॉजिक सही है, लॉजिक में कहीं कोई समस्या नहीं है। आपका प्रश्न जो है वहां से भी सही हो जाता है। लेकिन जो है दोस्तों यहाँ पे संप्रभुता की बात की जा रही है, तो एकल संप्रभुता के समर्थक आपके हेगेल महोदय हैं। इसलिए आपका उत्तर जो होगा वो इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। मूल रूप से इनको आदर्शवादी के रूप में भी देखा जाता है। आपका दोनों उत्तर, जो दोनों आधार आपका है, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। चलिए, अगला प्रश्न दिया है, कानून उच्चतर द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, यह किसने कहा है? आप लोग उत्तर करेंगे। कम से कम 20 बार स्टेटमेंट आपको कराया है। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश, मुझे सिर्फ इतना ही याद है, दिया गया आदेश। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश। मैं आप लोगों को बार बार तरीका बताता हूं, तो मुझे सिर्फ आदेश के रूप में याद है कि आदेश वाला जो स्टेटमेंट है वो किसका है। मुझे लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पता है। यदि मुझे आप ऐसे पूछ दें तो मैं आपको लैंग्वेज नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्टेटमेंट अब हजारों स्टेटमेंट हैं, सबको लैंग्वेज में याद करेंगे तो कहां से याद हो पाएगा। चलें, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। चलें, तो जो लोग इसमें ऑस्टिन की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों का उत्तर जी सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निम्न में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है? चीन में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? कम से कम 5 बार कराया होगा इस प्रश्न को, गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग बताएंगे। एनपीसी, एनएफसी,
एमपीसी और एमएफसी, चारों में से एक को चुनिए, उत्तर करिए। चलें, चलें तो चीन में जो है दोस्तों कानून बनाने वाली जो संस्था है, उच्चतर संस्था या जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसको नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है और उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपका एनपीसी है। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए विकल्प के लिए आप लोग अपना उत्तर चुनेंगे, नेशनल पीपल कांग्रेस। निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? राज्य को स्वतः साध्य किसने माना है? आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। जनतंत्रवादी, तानाशाह, उदारवादी या धार्मिक प्रमुख? तेजी से उत्तर करेंगे, कौन मानता है राज्य स्वतः साध्य है? चलो बिल्कुल, तो बहुत ही तेजी से आप लोगों का उत्तर आना शुरू हुआ है। तो जो लोग तानाशाह की बात कर रहे होंगे, तानाशाही शासन व्यवस्था में जो है दोस्तों, या तानाशाही रूप में जो होगा वो राज्य को साध्य के स्वतः साध्य के रूप में देखा जाता है। राज्य ही सब कुछ है, बस इतना याद रखिए कि राज्य ही सब कुछ है, न राज्य से पहले कुछ है, न राज्य के बाद कुछ है, न राज्य से बाहर कुछ है। तो आप लोग जो है दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे। आपके मुसोलिनी का एक स्टेटमेंट है कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, यानी राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। जो उसका मूल है स्टेटमेंट जो भी हो, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। मुझे लैंग्वेज याद नहीं होती है, मैं लैंग्वेज याद नहीं करता। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अच्छा जी, संतोष जी ने लिखा है सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, मुसोलिनी का स्टेटमेंट है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए, आपको पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उत्तर करेंगे लुसियन पाई, आलमंड, सेवाइन और डुवर्जर। तेजी से उत्तर करें, चारों में से एक को चुनिए, किसी एक को। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए उत्तर करेंगे तेजी से। चलें, तो जो लोग इसमें लुसियन पाई की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लुसियन पाई महोदय के द्वारा जो है ये एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लिखी गई थी। चलें, अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है? स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक इसमें से कौन नहीं है? रॉबर्ट नाजिक, फ्रेडमैन, रॉबर्ट डहल और हेयक। उत्तर करेंगे। स्वेच्छातंत्रवाद के लिए उत्तर करिए। चलें, तो जो लोग रॉबर्ट डहल की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉबर्ट डहल को जो है दोस्तों आपके लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत, या आप जो है कह सकते हैं सार्वभौमिक लोकतंत्र के ये समर्थक रहे हैं रॉबर्ट डहल महोदय। बाकी जो है रॉबर्ट नाजिक, फ्रेडमैन और हेयक जो है ये स्वेच्छातंत्रवाद के समर्थक हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न यह है कि पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक कौन है? नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक बताइए। अर्नेस्ट गैलेनर, मार्गेनथाउ, कोलमैन और कोठारी, रजनी कोठारी। उत्तर करें। नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक के लिए आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों।
चलें, ए और बी विकल्प में जो है वो आप लोगों का युद्ध चल रहा है। तो जो लोग इसमें अर्नेस्ट गैलेनर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशन एंड नेशनलिज्म जो है दोस्तों, इसमें राष्ट्रवाद की को जो है वो अच्छे तरीके से राष्ट्रवाद की व्याख्या जो है वो आपके गैलेनर महोदय ने की है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे राष्ट्रवाद। आपका उत्तर जो होगा वो गैलेनर के लिए सही हो जाएगा। चलें, तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। और अब आप जो भी प्रश्न आप लोगों का हो वो प्रश्न आप लोग हमसे कर सकते हैं। कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो 5 मिनट आप लोगों के साथ रहूंगा। तो आप लोग चलें, अब आप लोग अपना प्रश्न करें। और साथ में जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया होगा आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, उसके बाद ही आप लोग जो है दोस्तों वीडियो को छोड़ के जाइएगा। चलें, आपका प्रश्न लेने के लिए मैं अभी चलें, तो आप सभी लोग नियमित रूप के जैसे एक ही चीज आप लोग लिखते हैं, नाइस क्लास। चलिए, अरे निशा जी अच्छा लगा सर, धन्यवाद, नाइस सेशन। चलें, चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि यदि आप इस सेशन का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 250 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। 250 रुपए का पेमेंट गूगल पे, फोन पे या भीम के माध्यम से आप कर सकते हैं। नंबर जो आपको दिया है 7007701847, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी इसी पे आपको भेज देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे आपको जो है दोस्तों मेंबरशिप में 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा और सेशन से संबंधित जो भी कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, नियमित रूप से आपको मिलता रहेगा दोस्तों। चलें, और साथ ही बात करेंगे यदि राजनीतिक सिद्धांत और विचारकों को पढ़ना चाहते हैं टीजीटी के लिए, तो राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों के लिए क्लास जो है आप लोगों की लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर आप लोगों को मिल रहा है। तो आप राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारक टीजीटी के लिए पढ़ना चाहते हैं जो आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, तो आप लोग जो है दोस्तों हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको यदि इस सेशन के बारे में भी कोई जानकारी चाहिए तो आप 7007701847 इस नंबर पे आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कई बार आप लोगों के मैसेज जो है वो तुरंत देख नहीं पाता हूं, क्योंकि एक दिन में 150, 200, 250, 300 मैसेज आप लोगों के मिलते हैं और ऐसी स्थिति में हर मैसेज जो है वो तुरंत देख के मैं उत्तर कर पाऊं ऐसा संभव अब नहीं हो पा रहा है। पहले कभी हुआ करता था, लेकिन यदि आपका जो है दोस्तों आपके प्रश्न को नहीं ले पा रहा हूं, यदि आपको जो है जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे, आपको उत्तर जरूर मिलेगा आपके किसी न जो भी आप जो है हमसे जानना चाहेंगे। चलें जी, बिल्कुल आखिरी समय तक आप लोगों का साथ दूंगा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। चलें, तो फिलहाल अब जो है दोस्तों सेशन को अब यहाँ पे यदि कुछ बहुत जरूरी हो आप लोगों के पास तो आप फोन से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मैसेज करने के बाद भी मैं जवाब नहीं दे रहा हूं और कुछ बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए तो आप फोन से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन विषय की गंभीरता के आधार पर आप लोग ये निर्णय लीजिएगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति फोन करने लगेगा तब भी जो होगी वो समस्या एज इट इज हो जाएगी, सबका फोन अटेंड नहीं कर पाऊंगा। चलें, तो फिलहाल के लिए आप लोग अनुमति दीजिए और आप लोग जो है अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए, नियमित रूप से जो है वो अपनी पढ़ाई करिए, अपने सिलेबस को खूब अच्छे से तैयार करिए और यथाशीघ्र आप लोग जो है इस वैकेंसी में अपनी तैयारी को कंप्लीट करके और सफलता ले लीजिए। एक बार सफलता मिल जाएगी आपकी सारी चिंताएं, आपका सारा प्रेशर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। चलें, तो फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दे दें। आप सभी लोगों को दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।